Hello everyone, this is Kamran Abdussalam and we are starting recording of the chapter Operations Management का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है नेटवर्क एनालिसिस जिसको हम CPA भी कहते हैं, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी कहा जाता है। द क्वेश्चन arises, व्हाट इज दिस टॉपिक? आप मुझे बताएं कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर इंस्टेंस खाना खाने के लिए, या हम ने कॉलेज में कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, कोई बुक्स की प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं हम, ऐसा कभी हो सकता है कि हमसे कोई रेस्टोरेंट में एक वेटर कहे कि आप तशरीफ रखें, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आपकी बारी आ जाएगी, आप डेस्क साइड पे बैठना चाह रहे हैं दो दरिया के रेस्टोरेंट में, तो आपको तकरीबन हम 2.5 घंटे में इंटरटेन कर लेंगे। तो आपको गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या बकवास है। इसी तरह आप ये चाहते हैं कि आपकी जॉब्स टाइम पे कंप्लीट हों, आपके काम में कोई डिले ना आए, जब हम अपने सप्लायर को कोई काम दें वो टाइम पे कंप्लीट करके हमें दे। तो यही टेक्निक है नेटवर्क एनालिसिस की, जो हमें बता रही है कि नेटवर्क एनालिसिस द टेक्निक व्हिच हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट। राइट, ये एक टेक्निक है जो हमें बताती है कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लेगा, या फिर ये कि किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, या हम ये चाहेंगे कि मिनिमम पॉसिबल टाइम ही लगना चाहिए और अपने ड्यू टाइम में जॉब्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिजनेस की रेपुटेशन इस चीज़ पे डिपेंड करती है। आप कभी भी नहीं चाहेंगे आप अपने कस्टमर्स को वेट करवाएं, उनको जॉब डिले करवा के दें, आप बिल्कुल कभी भी नहीं ये बात नहीं चाहेंगे। अच्छा, और एक और बात सुन लीजिए कि अगर फॉर इंस्टेंस कराची से हीथ्रो एयरप्लेन जाता है और पैसेंजर्स वो सारे के सारे ऑफलोड होते हैं और फिर नए पैसेंजर्स ने आना है और प्लेन की सफाई सुथराई भी करनी है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात बहुत इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे टैक्सी करने के लिए प्लेन की आपकी बहुत ज़्यादा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब जहाज़ की सफाई हो और पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हों और हम निकलें जनाब यहाँ से। मतलब वो कि खाला जी का घर नहीं है कि जिस पे आप बैठे रहेंगे और अपना ससुराल नहीं है कि जिस पे आप बैठे रहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इस चीज़ की तरफ आएंगे कि डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए आपकी प्रीवियस एक्टिविटीज़, जो कोई पहले से जो आप काम कर रहे हैं, वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? इसकी एग्जांपल ये हो सकती है जब आप किसी घर का स्ट्रक्चर खड़ा करने जा रहे हैं, वॉल्स पे काम करने जा रहे हैं, इसके लिए डिपेंडेंट एक्टिविटी कौन सी है? घर की फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब होगी तभी आप स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। जब आप पेंट का काम करने जा रहे हैं तो पेंट के लिए तो आपके ऑब्वियसली वॉल स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप पेंट का काम तो नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है डिपेंडेंट एक्टिविटी। जबकि इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट फिनिशिंग और प्रीवियस एक्टिविटीज़। राइट, जिनके स्टार्ट करने के लिए पिछले वाली एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप मुझे बात करें कि घर के बाहर अगर फॉर इंस्टेंस बन रहा है, कोई लॉन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही घर की, और आपने कोई लॉन वगैरह बनवाना है, उसकी कोई लैंडस्केपिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप क्या उस चीज़ के लिए, उस लॉन के काम पे स्टार्ट करने के लिए आप क्या घर के अंदर दरो दीवार पे रंग रोगन होना ज़रूरी है? क्या वो काम ख़त्म होना ज़रूरी है? क्या वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है या वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है? तो आप मुझे कहेंगे सर वो तो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, कि घर के बाहर के लॉन का घर के अंदर की कंस्ट्रक्शन से क्या ताल्लुक़ है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, those activities which can be started without finishing the previous activities, right? जबकि whereas dependent activities are the ones which must finish, जिनको आपको start करने के लिए previous activities का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं अभी बात कर रहा हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों आपको ज़रा आगे समझ में आ जाएगा। तो अब हम ज़रा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। नेटवर्क एनालिसिस के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चन को डील किस तरह करना है, लेकिन उसको डीलिंग तो हम समझ लेंगे बाद में। लेकिन आप मुझसे पहले रूल ऑफ द गेम ज़रा समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को करना किस तरह है। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हमें नोहा होनी चाहिए कि नोड क्या चीज़ होती है। नोड एक सर्कल है, राइट। नोड एक सर्कल है जो कि कनेक्शन है, जो कि आपका जंक्शन है, जहाँ पे प्रीवियस एक्टिविटीज़ आके ख़त्म हो रही हैं और नई एक्टिविटीज़ वहाँ से स्टार्ट हो रही हैं।
राइट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि नोड खुद कोई एक्टिविटी नहीं है, नोड खुद कोई एक्टिविटी नहीं है, नोड तो जस्ट एक जंक्शन है, एक कनेक्टिंग पॉइंट है, और वो कनेक्शन दे रहा है किस चीज़ के लिए, एक्टिविटी ए के लिए, एक्टिविटी बी और सी और डी के लिए, राइट इसका मतलब है, इस नोड का मतलब ये है कि एक्टिविटी ए यहाँ पे ख़त्म हो गई और एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई, सी स्टार्ट हुई, डी स्टार्ट हुई। दैट्स द रूल नंबर 1 विच यू नीड टू रिमेंबर क्वाइट फेयरली। अच्छा ज़रा अब आगे चलें आप, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ज़रा ESTs और LFTs की भी इंफॉर्मेशन सही तरह होनी चाहिए हमारे पास। ये यहाँ पे क्या आएगा, ये नोड नंबर है, राइट ये नोड नंबर है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये EST है। EST क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का ताल्लुक नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ है, इस टाइम का ताल्लुक नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ है। और LFT क्या होता है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। जो आपकी पहले वाली एक्टिविटी है उसको ख़त्म होने के लिए कितना टाइम चाहिए या कितने टाइम में वो ख़त्म हो सकती है। तो माइंड यू कि यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं। पहला नंबर है कौन सा, नोड नंबर है। ऐसा इस नोड नंबर में कोई गलती हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी ESTs और LFTs में अगर आप गलती करेंगे तो फिर ज़रा चांसेस कम है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मैं आई रिपीट, EST रेफर्स टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, LFT रेफर्स टू द प्रीवियस एक्टिविटी, राइट। EST का ताल्लुक है आगे वाली एक्टिविटी के साथ, और LFT का मतलब है कि लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। ये बात भी हो गई। और नाउ अब ये ज़रा आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह ही आता है कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं और इन एक्टिविटीज़ के लिए हम क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे, और आप ये समझ लें कि प्रीवियस एक्टिविटीज़ की डिटेल दी हुई है उसने क्वेश्चन में कि प्रीवियस एक्टिविटी यानी कि ए कब स्टार्ट होगा। ए कभी भी स्टार्ट हो सकता है भाई, ए को स्टार्ट होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी स्टार्ट हो सकता है। यानी कि ए की प्रीवियस एक्टिविटी कोई नहीं है। एक्टिविटी ए का टाइम क्या है, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, वट एवर द नंबर ऑफ डेज और मंथ्स इज़ दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट्स द टाइम विच इज़ टेकन बाय एक्टिविटी ए। और फिर बी स्टार्ट होगी जब ए ख़त्म होगा, जब सी स्टार्ट होगी, अच्छा सी भी उस वक्त स्टार्ट होगी जब ए ख़त्म होगा। यानी कि इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग प्रोसीड के लिए आपका रीड करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी प्रीवियस एक्टिविटी कौन सी है। आपने मेरे साथ सुना था अभी कि नोड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे प्रीवियस एक्टिविटी आके ख़त्म होती है और नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होती है। ऑल राइट, सो वी नीड टू स्टार्ट looking into these previous activities as well at the same time before we are drawing the diagram for the network analysis. ये E को बनाने के लिए हमें C को फिनिश करना बहुत ज़रूरी है, F को बनाने के लिए D और E का ख़त्म होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक ज़रा जल्दी से थोड़ी सी ग्लिम्स दे दूँ कि एक्टिविटी A ख़त्म हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, एक्टिविटी B स्टार्ट हो रही है और एक्टिविटी C स्टार्ट हो रही है, राइट। और दिस इज़ हाउ दिस चैप्टर विल गेट इनटू प्रोसीडिंग्स। चलो अच्छा, अब बच्चों मेरे साथ ज़रा आओ और इसी क्वेश्चन को ज़रा अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी ड्राइंग, और अब दिस इज़ द वे वी हैव टू डील विद आवर क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सबसे पहले, एक्टिविटी ए, अच्छा ये क्वेश्चन मैं पूरी शीट जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक्टिविटी ए स्टार्टेड, ये नोड बनी है अभी, राइट, ये नोड बनी है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये हाल बता एक्टिविटी है। ये कौन सी एक्टिविटी, एक्टिविटी ए है। इसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन 4 आवर्स है या 4 डेज है। तो आपने ये लिख लिया कि नोड नंबर 1 ESTs और LFTs की वैल्यूज़ अभी छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं अभी LFT और EST में बनाने के लिए। आप ज़रा सिर्फ मेरे साथ ये समझ लें कि एक्टिविटी ए थी और एक्टिविटी ए के प्रीसीडिंग एक्टिविटी कोई नहीं थी, और एक्टिविटी ए का टाइम था 4 आवर्स। दैट्स डन, कंप्लीट हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा, फिर एक्टिविटी बी को हम देख रहे हैं। एक्टिविटी बी कब स्टार्ट हो रही है, आप कहेंगे सर जब ए ख़त्म हुआ। जब ए एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, यहाँ पे मैंने ए एक्टिविटी का फिनिशिंग नोड बनाया है, एक्टिविटी ए का फिनिशिंग नोड बनाया है, और एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। तो अगर मैं बच्चों से पूछूं कि ये नोड नंबर 2 कौन सी चीज़ है, ये नोड नंबर 2 के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मुझे कहेंगे सर दिस इज द फिनिशिंग नोड फॉर एक्टिविटी ए एंड स्टार्टिंग फॉर एन एक्टिविटी बी, राइट। ये बच्चों आपकी बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो ए की भी बात हमें समझ में आ गई और बी की भी बात समझ में आ गई, और बी का ड्यूरेशन कितना था, बी का ड्यूरेशन था 5 आवर्स या 5 डेज, ठीक। ये एक्टिविटी है।
दिस इज एक्टिविटी, राइट। ये खुद ये कोई एक्टिविटी नहीं है, नोड ये कोई एक्टिविटी नहीं है, राइट। एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी ए फिनिश हो रही है। एक्टिविटी ए कहाँ पे, आप कहेंगे सर ये एक्टिविटी ए है, राइट। एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग नोड क्या है, ये एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग नोड है, नोड नंबर 1। और ये नोड नंबर 2 क्या बता रहा है, इसको ज़रा दोबारा सुन लीजिए। नोड ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्टिविटी ए ख़त्म हो रही है और एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो फिर सी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, सी स्टार्ट हो रही है कब, जब ए ख़त्म हो, अच्छा ए के ख़त्म होने पे बी भी स्टार्ट हो रही थी और सी भी स्टार्ट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, सी कहाँ से स्टार्ट होगी, क्या सी, बच्चों मुझे बताओ, क्या सी को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए या सी को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये 1 है और ये नंबर 2 है, तो आप कहेंगे सर ये 1 से स्टार्ट कैसे होगी, 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ए एक्टिविटी ख़त्म तो इस नोट पे हो रही है ना। तो फिर हम ये बात शुरू करेंगे कि एक्टिविटी सी स्टार्ट्स व्हेन ए फिनिशेस। ये आप मेरे साथ ज़रा देख लें कि ए एक्टिविटी ख़त्म हुई, यहाँ पे एक्टिविटी बी भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक्टिविटी सी भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आपको जब तक आप मेरे साथ तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो उसके बाद यू विल स्टार्ट पिकिंग अप द पेस, लेकिन आपको उससे पहले गलतियाँ होंगी, ठीक। अच्छा, एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो ही चुकी है, एक्टिविटी सी से हमने स्टार्ट की। सी का ड्यूरेशन क्या है, सी का ड्यूरेशन है 3 आवर्स, ठीक। तो हम अब तक क्या ड्रॉ कर चुके, हम एक एक्टिविटी के लिए भी फुलफिल कर चुके कंडीशन, एक्टिविटी बी के लिए फुलफिल कर चुके और एक्टिविटी सी के लिए फुलफिल कर चुके। अब हम देखेंगे कि एक्टिविटी डी कब स्टार्ट हो रही है। डी स्टार्ट हो रही है जब बी ख़त्म हो रहा है। तो हम अब बच्चों ज़रा जाके तो एक्टिविटी बी को ख़त्म करेंगे। एक्टिविटी बी कहाँ थी, बी यहाँ पे चल रही थी, बी यहाँ पे चल रही थी। तो एक्टिविटी बी को ख़त्म करेंगे हम और किसको स्टार्ट करेंगे, हम डी को, और ये हमने स्टार्ट कर दी एक्टिविटी डी। तो आपकी बात समझ में आई, एक्टिविटी डी स्टार्ट हो गई और डी का ड्यूरेशन कितना है, 6 आवर्स। और नोड नंबर क्या था, ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने क्या किया, मैंने जनाब एक्टिविटी डी स्टार्ट की और इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया, बिल्कुल ओपन एंडेड छोड़ दिया। एक्टिविटी सी स्टार्ट की, मैंने सी को बंद नहीं किया, मैंने डी को भी बंद नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसलिए है कि मुझे नहीं पता कि डी ने आगे जाके सी के साथ मर्ज होना है, डी ने आगे जाके ई के साथ मर्ज होना है। मुझे आई नेवर नो कि वेयर दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू अहेड। तो आप एक्टिविटीज़ को ओपन एंडेड छोड़ेंगे और नोड्स कब बनाएंगे आप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नोड्स कब बनाएंगे, नोड्स उस वक्त बनाएंगे जब एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होगी, ना कि ये कि एक्टिविटी ख़त्म हो रही होगी। आप मेरी बात ज़रा गौर से सुने दोबारा कि नोड उस वक्त बनेगी जब आप एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे होंगे और नोड उस वक्त नहीं बनेगी जब आप एक्टिविटी को ख़त्म करेंगे। यानी कि यहाँ पे नोड नहीं बनेगी डी के बाद, जब अब हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रही है जब सी ख़त्म हो रही है। तो सी कहाँ पे ख़त्म होगी, सी ये थी। जब हमने ये देख लिया कि एक्टिविटी ई यहाँ से स्टार्ट होगी, राइट, और एक्टिविटी ई स्टार्ट हो रही है, और आपने दोबारा देख लिया मेरे साथ कि मैंने उसके एंड पे नोड नहीं बनाई। और इसका ड्यूरेशन क्या है, इसका ड्यूरेशन है, ई का ड्यूरेशन है 2 आवर्स। तो ये बात आपको समझ में आई। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बच्चों से मिस्टेक हो जाती हैं। अच्छा, नई बात समझ में आ रही तो वीडियो रोकना, फिर दोबारा ज़रा देखना इसको। एक्टिविटी एफ कब स्टार्ट हो रही है, जब डी और ई ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या मैं इस तरह कर दूं बच्चा कि डी और ई को ख़त्म कर दूं, डी को भी ख़त्म कर दूं और ई को भी ख़त्म कर दूं और एफ को स्टार्ट कर दूं यहाँ पे। इज दिस राइट, नो दिस इज़ रॉन्ग। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जनाब ये दोनों एक्टिविटीज़ आके एक नोड पे मर्ज होंगी और वहाँ से एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी। एक्टिविटी एफ उसके बाद स्टार्ट होगी जब डी और ई ख़त्म हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, ना अब डी और ई बन गया और एफ पे हम गए, एफ स्टार्ट हो रहा है जब डी और ई के ख़त्म होने पे। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन कि डी और ई को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और डी और ई यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ से एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो रही है। एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो रही है और एफ का ड्यूरेशन कितना है, 3 आवर्स।
ठीक बच्चा। अच्छा, नाउ वी नीड टू फिनिश द एक्टिविटी एज वेल। तो आप इसका मतलब ये है स्टार्टिंग के वक्त एक नोड बनती है और फिनिशिंग पे भी एक नोड बनेगी, फिनिशिंग के टाइम पे भी एक नोड बनेगी। नाउ दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन, कंप्लीटेड 40% ऑफ द क्वेश्चन, राइट। और इस क्वेश्चन में 6 नोड्स बनी थी। अच्छा, अब पहले हमने स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब आएंगे ESTs के ऊपर और फिर हम चलेंगे LFTs के ऊपर और फिर हम इसका बता देंगे जनाब इसका क्रिटिकल पाथ कौन सा है, यानी किस पाथ के ऊपर डिले का टाइम अवेलेबल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। चलें, खैर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी, तो दिस विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। और अब हम ज़रा बात शुरू करते हैं। अब मेरे साथ चलिए आप लोग। सारी ड्यूरेशन लगा दी आपने, सारे नोड नंबर्स आपने फिल कर दिए, बिल्कुल सही है। बच्चा मेरी बात सुनो ज़रा। एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग टाइम क्या था? एक्टिविटी ए का स्टार्टिंग टाइम क्या था? स्टार्टिंग टाइम मैं कह रहा हूं, मैं एक्टिविटी की ड्यूरेशन नहीं पूछ रहा। या आप ये समझ लें कि क्वेश्चन में जब स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन के शुरू वाली नोट के अंदर 0 प्लेस करते हैं, यानी कि क्वेश्चन ये इसकी कोई प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं थी, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता था। अच्छा, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता था और इस एक्टिविटी ने खुद कितना टाइम लिया? 4 आवर्स। तो मुझे बताएं कि बी और सी का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? तो इसका तरीका ये है 0 + 4 और यहां पे 4 आवर्स आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब है ये कि यानी कि आपने ए के स्टार्टिंग की कोई भी लिमिटेशन नहीं थी हमारे ऊपर। ए ने खुद कितना टाइम लिया? ए ने 4 आवर्स लिए। तो बी और सी को शुरू हम कब कर सकते हैं? जब तक के 4 डेज गुजर ना चुके हों। Unless 4 days have gone by, after that we can start activity B and C. अच्छा, अभी ये भी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी, ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, अब ज़रा समझ में आएगी। मेरी बात ज़रा सुनिएगा। यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आती है? EST। और EST का ताल्लुक किससे होता है? नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तो B का स्टार्टिंग टाइम था 4 डेज, B ने खुद लिए थे 5 डेज। तो मुझे ये बताएं कि एक्टिविटी डी का EST क्या होना चाहिए? वो EST होना चाहिए 4 + 5 कितना? 4 + 5 = 9 डेज होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है आपको कि एक्टिविटी बी का EST क्या था? 4 डेज। एक्टिविटी बी ने खुद क्या कितने दिन लिए थे? 5 दिन लिए थे। आप डी को स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक 9 डेज ना गुजर चुके हों। अच्छा, अब ये ज़रा बात नीचे भी आ जाइए। एक्टिविटी सी को स्टार्टिंग टाइम था इसका कितना? 4 डेज। एक्टिविटी सी का खुद अपना ड्यूरेशन कितना था? ड्यूरेशन 3 डेज। तो 4 + 3 एक्टिविटी ई कब स्टार्ट हो सकती है? 7 डेज जब तक ना गुजरे हों, जब तक हम एक्टिविटी ई को स्टार्ट नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इंशाल्लाह जब आप मेरे साथ ये क्वेश्चन करते चले जाएंगे 5-6 क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मूविंग फर्दर, डी का EST क्या था? 9 डेज। डी का ड्यूरेशन क्या था? 6 डेज। डी का ड्यूरेशन था 6 डेज। तो एफ का EST क्या होना चाहिए? एफ का EST 15 होना चाहिए। अच्छा, 15 को मैं इस नोट के अंदर नहीं लिखूंगा, एक्टिविटी के अंदर नहीं लिखूंगा, मैंने इसको यहां पे बाहर लिख दिया, ठीक। बाहर क्यों लिख दिया? कि एक एक्टिविटी इस नीचे वाली रूट से भी आ रही। अच्छा, माइंड यू, आपकी क्वेश्चन में डायग्राम किसी भी तरीके से बन सकती है। मसलन आप ABD ऊपर से बना रहा हूं, आप चाहते तो आप C को ऊपर से शुरू कर देते और फिर E को ऊपर से शुरू कर देते। तो डायग्राम किसी भी तरह से बने, स्ट्रक्चर वो सही तरीके से होनी चाहिए। डायग्राम की प्रेजेंटेशन अगर वो कोई ऑकवर्ड है तो बिल्कुल भी इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक। यानी आप अगर मैंने B और D ऊपर बना लिए और C और E को नीचे कर दिया, आप ऊपर से करना चाह रहे थे तो ऊपर से कर देंगे, तो भी कोई मसला नहीं है। E का EST क्या था? 7 डेज। E का ड्यूरेशन क्या है? 2 डेज। इसका मतलब है 7 + 2 9 डेज में काम शुरू होना चाहिए। तो अभी तो हम कह रहे थे 15 डेज, अब आ गया 9 डेज। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी? यहां पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 15 आना चाहिए, 9 नंबर ऑफ डेज आने चाहिए। तो बच्चों ज़रा इसके लिए मेरे आपसे एक बात कर रहा हूं कि फॉर इंस्टेंस इस कमरे में कंस्ट्रक्शन हो रही है, इस स्टूडियो में कंस्ट्रक्शन हो रही है फॉर इंस्टेंस, और 2 इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रिशियंस काम कर रहे हैं, ठीक। एक का काम तकरीबन 5 दिन में ख़त्म होगा और एक का काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ये 5 दिन वाला कौन है? ये जनाब फैंसी फिटिंग्स कर रहा है,
कोई वायर्स पुल कर रहा है, कोई शैंडलियर्स लगा रहा है, फैंस लगा रहा है, और आप ये समझ लें कि पहला वाला जो इलेक्ट्रिशियन है इसका काम 5 दिन में ख़त्म होगा, और दूसरा वाला इलेक्ट्रिशियन जो कि कोई बटन्स पे काम कर रहा है, मुख्तलिफ इसके काम हो सकते हैं। आप जब ये दोनों काम ख़त्म कर लेंगे तभी आप बुला सकते हैं किसको? कलर वाले को। ठीक, तो आप मुझे बताएं कि आप कलर वाले को कितने दिन बाद बुलाएंगे? 5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद? इसका आंसर ये होगा कि सर 5 दिन के बाद बुलाएंगे ऑब्वियसली। यानी कि इस बात को इस तरह भी हम कर सकते हैं कि सर ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिशियन है ना, इसके पास 3 डेज का फ्लोट अवेलेबल है। अगर ये देर से आए, जल्दी चला जाए, काम नहीं कर रहा, नहीं करे, तो ये 3 दिन का इसके पास मार्जिन है, 3 दिन से अपनी एक्टिविटीज़ को डिले कर सकता है। गोइंग टू द वेरी बेसिक ऑफ द टॉपिक कि नेटवर्क एनालिसिस हमें क्या बता रहा था कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट, कि जो ऐसा टाइम पीरियड जिसकी वजह से यानी कि जिस टाइम को आप कंज्यूम करें आपका प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा। तो ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिशियन है इसकी जॉब 2 दिन में ख़त्म हो रही थी, पहले वाले इलेक्ट्रिशियन की जॉब 5 दिन में ख़त्म हो रही थी। इसका मतलब ये था कि एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है दूसरे इलेक्ट्रिशियन के पास। और कलर वाले को कब बुलाएंगे? कलर वाले को ऑब्वियसली 5 दिन के बाद ही बुलाएंगे। 2 दिन वाला जो काम है वो 2 दिन में वो जल्दी ख़त्म कर ले अपना काम, वो आराम से बैठा रहे, ठंड प्रोग्राम मचा दे, ठंड मचा दे बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि 9 + 6 15 पहली वैल्यू थी, राइट, और 7 + 2 9 दूसरी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अब हम ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं, राइट। जब कभी भी वी आर गोइंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट, जब भी आप मल्टीपल नोड्स मिलेंगी तो आप उन नोड्स में सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखेंगे। अच्छा, 15 + 3 18, राइट। ये हमारे ESTs कंप्लीट हो गए और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ जनाब? अब हमने LFT की तरफ जाना है, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। यानी कि कोई एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा देर भी करे तो उसको कितनी टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, नाउ द प्रिंसिपल नंबर 1 इज़ कि आप 18 जो आपने ऊपर लिखा था उसी 18 को आप यहाँ पे वैल्यू को इस जगह पे आप फीड करेंगे। अच्छा, अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 18 आवर्स आपका टोटल कंप्लीशन टाइम है और एक्टिविटी F ले रही है 3 डेज। तो एक्टिविटी D और E का लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या होना चाहिए, या और उनकी जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ हैं उनका लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम क्या होना चाहिए? इनका लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम जाहिर सी बात है 18 - 3 15 ही होना चाहिए कि उन सारी एक्टिविटीज़ को 15 आवर्स के अंदर या 15 डेज के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये तो थी लॉजिक, लेकिन उसका बहुत सिंपल सा तरीका ये, जब आप ESTs प्लॉट कर रहे होंगे तो आप वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाएंगे, और जब आप LFTs प्लॉट कर रहे होंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू में से ड्यूरेशन जो है एक्टिविटी की वो माइनस करनी होगी। तो 18 - 3 क्या है? 15। अच्छा, फिर D का अगर एक्टिविटी D का LFT था 15 डेज और एक्टिविटी D ने खुद दिए थे 6 डेज, तो एक्टिविटी B का LFT क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब ये कि 15 - 6 9 होना चाहिए। और यहाँ पे इस एक्टिविटी का यहाँ पे आप देख लें कि इस साइड पे क्या होगा, 15 - 2 कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए। तो अब आपको ये समझ में आया कि सर यहाँ पे ESTs और LFTs की वैल्यू डिफर कर रही हैं, ये क्यों है? तो बच्चा ये है फ्लोट की वजह से। नाउ मूविंग फर्दर, 15 - 6 इज 9 9 - 4। अब ये दोबारा एक ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे मल्टीपल एक्टिविटीज आके मर्ज हो रही हैं। हमने सीखा था कि जब किसी एक्टिविटी के ऊपर हम जा रहे हों और टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द एक्टिविटी जा रहे हों, यानी कि आगे की तरफ जा रहे हों, तो हम सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी आप जरा देख लें। 9 - 4, ये वाला 9 और ये वाला 5, 4 आएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे 4 है। और 13 - 3, एक ऑप्शन यहाँ पे 10 है। तो मेरा सवाल ये कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अगर आप ये अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप 10 लिख देते हैं फॉर इंस्टेंस, तो 10 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। पहली नोड के अंदर दोनों वैल्यूज 0 0 आनी चाहिए, तो ये गलत है, राइट, ये गलत है। अच्छा, इसका जरा लॉजिकली आप जरा मेरे साथ देखें कि 10 - 4 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस इज द लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ प्रीवियस एक्टिविटी। ए से पहले कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा? आप कहेंगे सर काम तो नहीं हो रहा, जिन्नात काम कर रहे हो तो हमें पता नहीं, राइट, कोई जिन वगैरह अगर लगे हुए हों तो हमें तो पता नहीं, लेकिन इन एक्टिविटीज के अंदर तो हमें कोई पॉसिबिलिटी कोई किसी एक्टिविटी की नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 0 ही आना चाहिए। ये 0 उस वक्त आएगा
जब आप इसमें छोटी वैल्यू प्लेस करेंगे, यानी कि 4 एक ऑप्शन था और एक ऑप्शन था 10, राइट। 4 और 10 कैसे आया था? 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। तो इसमें कौन सी वैल्यू आएगी? इसमें 4 की वैल्यू आएगी। सो कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन, जब हम आगे जा रहे होंगे, मल्टीपल नोड्स मर्ज हो रही होंगी, तो वी राइट द ग्रेटेस्ट वैल्यू। जब हम वापस आ रहे होंगे, नोड्स मर्ज हो रही होंगी, तो वी हैव टू राइट द शॉर्टेस्ट वैल्यू। और इसका मतलब है कि 4 में से 4 जब माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बच्चों, ये LFT भी कंप्लीट हो गया, EST भी कंप्लीट हो गया और इसका क्रिटिकल पाथ रह गया। यानी कि हमने एग्जामिनर को ये बताना है कि किस एक्टिविटी पे डिले पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमने एग्जाम में हमें ये करना होगा कि हमें एग्जामिनर को बताना होगा कि भाई ये वो रूट है, यानी कि क्रिटिकल पाथ। तो ये मैं बात अभी कर रहा हूं लेकिन आपकी शायद समझ में अभी नहीं आएगी, राइट। और वो ये रूट है एक्टिविटी का कि A, B, D और F, ये है क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को क्रिटिकल पाथ क्यों कहते हैं? कि यहाँ पे कोई फ्लोट टाइम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे कोई फ्लोट टाइम अवेलेबल नहीं है। यानी कि आपका एक्टिविटी जब खत्म हो और जब एक्टिविटी स्टार्ट हो, उनके अंदर कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, उनके अंदर कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और आप डिले अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर आपने डिले कर दिया तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट का टाइम अफेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट का टाइम प्रॉब्ली डिले हो जाएगा। और ये डिले या ये अपना टाइम का ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ द टाइम टू एक्स्ट्रा मार्क, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल पाथ क्या है? क्रिटिकल पाथ वो है कि जहाँ पे आपके ESTs और LFTs की वैल्यूज सिमिलर आ रही हों, राइट। ये आपकी सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं तो आपको ये रूट मेंशन करना होगा एग्जामिनर को। और तकरीबन इसका मैक्सिमम 1 नंबर होता है, ये मैक्सिमम 2 मार्क्स होते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ इसमें जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, तो फिर मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।